आर्टिकल 19 सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए के बारे में बताया था। क्या लॉ में 80 प्लस लाए जा सकते हैं? इस बार आए हैं ना बच्चों के 87, 85, 84, 80, 83 लाइन लगा के आए हैं। इस बार अब मैंने ना नया कल्चर शुरू किया नवंबर 23 से पहली बार। तो अभी क्या हुआ है मैं बताता हूं। इस बार क्या हमने शुरू किया, मैंने 6 टेस्ट ले रहा हूं नवंबर एग्जाम से पहले, ऐसे आपके एग्जाम से पहले भी लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रिपोर्ट कार्ड बनवा रहा हूं। रिपोर्ट कार्ड में 6 टेस्ट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी कि ये आपकी परफॉर्मेंस है हर टेस्ट के अंदर, और उसका ग्राफ आता रहेगा कि हाँ जी आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड हर बच्चे के पास रहेगा उसकी परफॉर्मेंस का, कमेंट्स के साथ में, जिससे समझ पाएगा कि भैया करना क्या है मुझे एग्जाम में। फाउंडेशन का एग्जाम जिन्होंने दिया होगा वो समझ गए होंगे कि दिक्कत ही आती है थ्योरेटिकल एग्जाम में कि पता है सब कुछ, आता है शायद सब कुछ, मगर लिखना क्या है ये नहीं आता। ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट एंट्री वालों को भी बीकॉम में यही प्रॉब्लम आई होगी, और क्या। चलिए, तो इसी का सॉल्यूशन यही किया है फिलहाल। चलो जी, आ जाओ आ जाओ, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कर रहे थे। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर अपन लोगों ने क्या किया था, कुछ याद हो तो हमने कहा था कि रजिस्टर्ड ऑफिस को ऑल्ट्रेशन अगर करना है तो 3 तरीके से किया जा सकता है। कैसे? विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज। एक मिनट रुको, ये रहा टैन टैन, बोलो मेरे साथ, बोलो टैन टैन टैन। हाँ जी, हमने कहा जी विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज, आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिटी टाउन और विलेज बट विद इन द सेम आरओसी, एंड आउटसाइड द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यही किया था। चले, तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिटी टाउन और विलेज बट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेम आरओसी। चले देखना शुरू करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा इसका, देखिएगा। शिफ्ट in registered office out of existing city town village within same state within सेम आरओसी। लो जी, समझ गए कहानी? अरे बोलो ना हाँ। टेस्ट का रिवॉर्ड क्या है? मेरी मर्सिडीज, मेरी जैगुआर सारी दाव पे लगी हुई हैं। नालायक, टेस्ट भी लो, रिवॉर्ड भी दो। वाह, ये है ना कमाल की बात। तो बेटा ये मत मांग लियो कि सर मैं आपकी क्लास में आ रहा हूं तो कोई मतलब इनाम है कि नहीं। बाल दे दूं अपने? चलिए, तो शिफ्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिटी टाउन और विलेज। कोई एग्जांपल देंगे? एग्जिस्टिंग है जिला गाजियाबाद, टैन टैन टैन, जिला गाजियाबाद। न्यू है कानपुर। लो जी, कानपुर की धरती पे जा रही है कंपनी, मतलब एग्जिस्टिंग सिटी टाउन और विलेज को छोड़कर जा रही है। ओके ओके ओके, अब क्या होगा बताइए जी, प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ला 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 ला। हाँ जी,
अब एक बात सोचो, आप कंपनी के मेंबर हो, आप कंपनी के मेंबर इसलिए बने क्योंकि चलो यार कंपनी अपने गाजियाबाद की है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की मीटिंग होगी तो हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे, गाजियाबाद ये 3 मोहल्ले छोड़ के कंपनी है। कंपनी जा रही है तुम्हें छोड़ के 600 किलोमीटर दूर कानपुर। भाई मैं तो मेंबर इसलिए बना था ना कि नथुलाल हलवाई के पीछे वाली कंपनी थी, बट आज कंपनी मुझे छोड़ के कानपुर जा रही है, तो बताइए क्या ये गलत नहीं हुआ? क्या मेंबर की अप्रूवल छोटी वाली चाहिए या बड़ी वाली चाहिए? छोटी वाली अप्रूवल या बड़ी वाली अप्रूवल? बड़ी वाली अप्रूवल। भाई मेंबर के हित प्रभावित हुए ना, 600 किलोमीटर दूर कंपनी निकल गई, तो फिर कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन shall be passed in जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब होता है मेंबर्स की मीटिंग। ये चैप्टर है पूरा जनरल मीटिंग, आपके सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, वहां पढ़ेंगे। इसे मेंबर्स की मीटिंग कहते हैं। अप्रूविंग सच शिफ्टिंग। उसके बाद भाई साहब आरओसी को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आरओसी और मेरे बाबला मैं चल दिया, मतलब अच्छा आरओसी मैं चलती हूं। कहां से? गाजियाबाद से। कहां? कानपुर। वरना हमारा आरओसी आएगा और गाजियाबाद की गलियों में धक्के खाता रहेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो उसको बताना नहीं चाहिए कि हम कानपुर चल दिए हैं? बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। तो सेकंड, नोटिस of every change, every such change shall be informed to ROC within 30 days of passing of special resolution। लो जी, कोई दिक्कत? निशु कह रही है हाय आशी। लो जी, यहां पे दोस्ती यारियां चल रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा क्लास का माहौल है। मतलब ऐसे लग रहा है मैंने कोई पार्क बनाया हुआ है जहां आके दोस्त यार अपने बिछड़ों से मिल रहे हैं। वाह वाह वाह। हाय आशी। आशी तुम भी जवाब दे दो भाई। हाय निशु, बस यही चलेगा। वाह, दोनों जगह के आरओसी को बताएंगे। कौन है ये? एमी मिश्रा। बेटा एमी एक बार बालकनी पे जाके देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि देख देख देख, कहीं ऐसा ना हो देख कि नाच ही रही हो अप्सराएं, देख कहीं ऊपर से फूल बरस ना रहे हो। भाई क्वेरी ऐसी है जबरदस्त कि दोनों जगह के आरओसी को बताएंगे। नालायक, गाजियाबाद और कानपुर दोनों यूपी में पड़ते हैं, तो आरओसी तो सेम रहा ना। देख बेटा बाहर निकल के देख देख, कहीं ऊपर से फूल गिर जाएं। हामी जे तोमार, टॉमी जे हमार। चले, आशी कह रही है मैं इसे नहीं जानती निशु को, और निशु कह रही है हाय आशी। भाई ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है क्लास में? कन्या कन्या को परेशान कर रही है। अभी तक लौंडे कन्याओं को परेशान करते थे, आज कन्या कन्या को परेशान। ये हो क्या गया है? मेरा देश बदल रहा है। चलिए,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, शिफ्ट इन, बस जी उतना सा ही प्रोसीजर था और कुछ नहीं, बस उतना सा ही प्रोसीजर था। शिफ्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे, मुंबई से पुणे विद इन द सेम स्टेट, डिफरेंट आरओसी। ओ अच्छा, क्या मतलब, लिख लिया? एक तो तुम लिखने के बाद हां नहीं बोलते ना, चलिए अब हुआ क्या, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है इधर से उधर। दिक्कत क्या आई कि दिक्कत यह आती थी कि देखो इस तरीके का आज के डेट में ना स्ट्रक्चर है आरओसी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस तरीके का। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया, इसके पीछे रीजन था ये केस। कंपनी मुंबई से पुणे शिफ्ट होना चाहती थी तो मुंबई वाला पुणे फाइल भेज देता था, कंपनी जाती थी पुणे वाले के वहां, हेलो सर हम आ गए, वो कहता था अच्छा अच्छा आ गए। उसके पास तो कोई काम है नहीं, मुंबई वाले के पास उठा के फाइलें मुझे भेजी जा रहा है, भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा और फाइलें मेरे पास ऑलरेडी बहुत फाइलें हैं, वो वहीं पटक देता था। कंपनी फिर आरओसी मुंबई के पास, भाई पुणे वाला तो हमें एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम नहीं, तुम मेरे यहाँ की कंपनी नहीं हो। मुंबई वाला कहता था देखो ऐसा है, मैंने तो तुम्हें निकाल दिया है, अब मुझे तो पता नहीं, जाके उसी से बात करो। मुंबई वाला निकाल चुका है, पुणे वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कंपनी को बीच में भटकाया जा रहा है और अब मेरा देश आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 175 है 195 में से, ये उस टाइम की बात कर रहा हूं, आज की डेट में खैर हम 50 विद इन 60 आते हैं, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं। पूरी ब्यूरोक्रेसी थी अपने टॉप पर। अगर कंपनी मुंबई से पुणे जाने चाहती थी या फिर कोयंबटूर से तमिलनाडु चेन्नई जाना चाहती थी तो समझ लो मतलब पिछले किसी जन्म के तुम्हारे पाप जागे हैं जो तुम ऐसा करने जा रहे हो, क्योंकि आरओसी इतना परेशान करते थे कंपनी को, इतना, एक निकाल रहा है कंपनी को, दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और भाई ये क्या दिक्कत है, क्या करें? इस चीज को देखते हुए लॉ मेकर ने अब क्या कहा, लॉ मेकर ने कहा भाई साहब इनको सुधारने का एक ही मौका है कि इनके ऊपर किसी और को बॉस बना दो, और इसलिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें देश में आरओसी के ऊपर रीजनल डायरेक्टर नाम के व्यक्ति को बिठाया गया। आज के बाद सभी आरओसी रीजनल डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। देश में 18 आरओसी हैं, देश में 7 रीजनल डायरेक्टर हैं और सबके ऊपर एक ही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक हो गई थी बात? तो अब लॉ मेकर ने कहा कि कंपनी इस केस में जब मुंबई से पुणे या कोयंबटूर से चेन्नई या चेन्नई से कोयंबटूर या पुणे से मुंबई अगर शिफ्टिंग होगी तो किसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक दोनों आरओसी आपस में भिड़ सकते हैं, तो इसलिए किसकी कंफर्मेशन डाल दी गई, रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन डालनी पड़ेगी, रीजनल डायरेक्टर की, यानी कि रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देके उसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। दीपाक्षी कहती हैं वॉइस एंड वीडियो अटक रही है, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है या दीपाक्षी के साथ ऐसा हो रहा है? दीपाक्षी नहीं, बच्चे कह रहे नहीं सही है। इसका मतलब आज का जितना इंटरनेट था तुमने सब खर्च कर दिया है। चलिए, ओले ओहो ओए वो निशु जो है वो लड़का है भाई, अरे यार वो बता रहा है मेरा जेंडर चेंज कर रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। वो भाई नहीं नहीं, तुम अपने जेंडर को सलामत रखो, हम नहीं चेंज कर रहे हैं,
अच्छा, हमें पता नहीं था। चलिए, तो प्रोसीजर लिखिएगा, प्रोसीजर। चलिए, पहला पॉइंट, स्पेशल रेजोल्यूशन shall be passed by member। स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? मुंबई से पुणे, रीजनल डायरेक्टर एक्सप्लेन करो। सिमरन दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं, मुशायरे में ही तो है। हम अर्ज किया है कि 18 थे आरओसी, एक था एमसीए, ठीक है? 18 थे एमसी आरओसी, एक था एमसीए। मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, ये प्रॉब्लम आती थी। यानी कि मुंबई का आरओसी अलग, पुणे का आरओसी अलग। कंपनी अगर मुंबई से पुणे जा रही है, दोनों आरओसी कंपनी का हैरेसमेंट करते थे, परेशान करते थे। इसको देखते हुए लॉ मेकर ने आरओसी के ऊपर बॉस बिठाया, जिसका नाम रीजनल डायरेक्टर रखा गया। आप पतले हो गए हो। अरे अब दिन में बंदा 3-4 घंटे स्विमिंग करेगा तो पतला ही होगा, और क्या। चलिए, ये कैसी इनइक्वालिटी है? 7 रीजनल डायरेक्टर मिलकर 18 आरओसी को संभाल रहे हैं। तो बेटा आरओसी को रिपोर्टिंग लेनी, उनको गोद में बिठा के उनको पप्पी नहीं देनी। नालायक, ये क्या क्वेरी है? कैसी कैसी क्वेरियां आ रही हैं कि ये इनइक्वालिटी है? 7 रीजनल डायरेक्टर 18 आरओसी संभाल रहे हैं। अबे आरओसी उनकी गर्लफ्रेंड थोड़े ना है जो मैं कहूं 7 लौंडे 18 कन्याओं को सेट करके बैठे हैं। ये थोड़े ना हो रहा है यहां। अबे ऐसी क्वेरी लिखने से पहले हाथ नहीं कांपते तुम्हारे? ये कमाल हो गए भाई। चलिए, सेकंड पॉइंट, where company changes its registered office from jurisdiction of one ROC to another ROC within the same state, confirmation by regional director shall be obtained। तो आपको रीजनल डायरेक्टर से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। रीजनल डायरेक्टर से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। समझ आया? अरे बोलो हां। अब समझिएगा। हटा दूं इसे, हटा दूं? चलिए, अब सुनिएगा। डब्बा है डब्बा पोपली कटी हुई डब्बा, डब्बा है डब्बा पोपली कटी हुई डब्बा। डायरेक्ट पॉइंट समझिएगा।
ये कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन दी टू रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के पास कंफर्मेशन देने के लिए आरडी टू कंफर्म कितने दिन है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। आरडी ने कंफर्मेशन दे दी कंपनी को, कंपनी इस कंफर्मेशन को लेके जाएगी आरओसी के पास। कंफर्मेशन टू आरओसी कितने दिन, विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी आरओसी के पास ये जमा कराएगी कि लो आरओसी, हमें कंफर्मेशन आ चुका है किससे, रीजनल डायरेक्टर से। कंफर्मेशन इस चीज का कि भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डायरेक्टर कहेगा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर तुम मेरे एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास जा रहे हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब बॉस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो जूनियर्स को कैसी ऑब्जेक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीपाक्षी। तो कंपनी पहुंची आरडी के पास, आरडी ने कंपनी को कंफर्मेशन दी कितने दिन में, 60 दिन में। अब आरओसी के पास, अब कंपनी ने आरओसी के पास ये कंफर्मेशन जमा कराई 60 दिन में, आरडी ने कंफर्मेशन दिया 30 दिन में, कंपनी ने आरओसी को दिया 60 दिन में। अब आरओसी कंपनी को विद इन 30 डेज एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें लिखेगा हाँ जी मैं सर्टिफाई करता हूं, सर्टिफाई सच चेंज। तो टाइम लिमिट समझ आई, 30 दिन, 60 दिन, 30 दिन, समझ आई, बोलो ना हाँ। चले, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, confirmation by regional director shall be communicated to company within 30 days of receipt of application, एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर। लास्ट के 30 दिन अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिखो, अभी अभी समझ आ जाएगा लिखवाते ही। शिवानी ध्यान से देखना, अभी यहां से क्लियर हो जाएगा। 30 दिन कहां से है समझ आया, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई किसको, रीजनल डायरेक्टर को। कंपनी shall file such confirmation to ROC within 60 days of confirmation कंपनी ने आरओसी को फाइल किया जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर। यहां तक क्लियर, लिख लो लिख लो, लिखने के बाद डन दो। भाई हटा दूं कि ना कोई, हाँ बाकी स्टेट में आरओसी नहीं है क्या, तो वहां कौन है, कोई कैसी क्वेरी आ रही है, पिछली क्लास में बताया तो था हर स्टेट का एक आरओसी होता है, इन दोनों स्टेट में दो दो हैं बस, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में। आरओसी shall certify
such change within 30 days of filing of confirmation। जिस दिन उसके पास कंफर्मेशन फाइल होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी इस चेंज को सर्टिफाई करके दे देगा तुम्हें। और आरओसी का एक सर्टिफिकेट इशू करना यह इस बात का पक्का सबूत है कि आपने पूरा लॉ का कंप्लाई कर लिया है। मतलब सर स्टेट तो 18 से ज्यादा हैं तो फिर भी 18 आरओसी कैसे? वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 18 स्टेट का एक आरओसी है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। दिल्ली और हरियाणा का एक आरओसी है, उत्तरांचल यूपी इनका एक आरओसी है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एक आरओसी है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हो गया है। बढ़े आगे। अब लॉ क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट, ये जो सर्टिफिकेट आया है, ये जो सर्टिफिकेट आया है आरओसी के द्वारा, ये इस बात का एविडेंस है कि सारी की सारी लॉ की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया गया है। तो लिखेगा सर्टिफिकेट बाय आरओसी shall be a conclusive evidence that all the requirement of this act with respect to change of registered office have been complied with। लो जी, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपने पूरे के पूरे लॉ को कंप्लाई किया है। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है जी, चलिए अब सुनिएगा। लास्ट केस पे आते हैं, जब कंपनी स्टेट चेंज कर रही है, चेंज शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस from one state to another। शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। अच्छा, अगर कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होगी बताओ? कंपनी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? सोच के बताओ। मेंबर्स को, बिल्कुल ठीक। रीजनल डायरेक्टर को क्या प्रॉब्लम होगी? स्टेट ही चेंज हो रहा है। हाँ जी, किस किस का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा? पर्सन्स हुज इंटरेस्ट got affected पहला मेंबर्स का। भाई कंपनी दिल्ली से मूव कर रही है चेन्नई, मेंबर्स का सोचो ना। मेंबर्स को कोई भी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने जाना, चेन्नई जाना पड़ेगा, जो पहले दिल्ली में थे। मेंबर इसलिए मेंबर बने थे क्योंकि कंपनी अपने दिल्ली की थी, बट आज कंपनी जा रही है कहां? चेन्नई। और एक है क्रेडिटर का,
क्योंकि मेंबर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए लॉ मेकर ने लिखा कि अगर कंपनी तुम ऐसा कोई भी चेंज करना चाहते हो तो पहले कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा बताइए? स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। ठीक हो गई इतनी बात? अच्छा, क्रेडिटर को क्या दिक्कत है भाई साहब? दिक्कत है ना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां होगा वहीं कंपनी पे केस किया जा सकता है। अब सोचो, पहले दिल्ली में केस हो सकता था, परंतु अब चेन्नई में केस करना पड़ेगा। अगर कंपनी चेन्नई जा रही है तो वो लोग जिन्होंने कंपनी को दिल्ली में बैठ के क्रेडिट दे दिया था, लोन दे दिया था, गुड सप्लाई कर दिए थे, ये सोच के कि कंपनी दिल्ली की है, कभी भी घर से उठा लाएंगे, आज कंपनी चेन्नई जा रही है। अयो अम्मा अप्पा, क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं? तो फिर इसलिए अब कंपनी तुम्हें क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? तुम्हें प्रयत्न यह करना पड़ेगा कंपनी की सबसे पहले क्रेडिटर की कंसेंट लेने की कोशिश करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। नहीं क्रेडिटर, गाने गाओ उनके सामने, हम तुम्हारे तुम्हारे सनम। समझ गए? ध्यान रखना, ये जो मैं गाने सुना रहा हूं क्लास में, इनके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल पे नहीं करने हैं आपको। अगर क्रेडिटर कंसेंट नहीं देते हैं तो फिर अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाल के उन्हें दो। वो क्या? उनको सिक्योर्ड बना दो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। क्रेडिटर को कहो कि अगर मैंने तेरा लोन नहीं उठाया, मैंने तेरा लोन ना उतारा, तो ये मेरा गले का मंगलसूत्र तेरे नाम, ये मेरे हाथों की अंगूठियां तेरे नाम, या मेरा मकान, मेरे लैंड एंड बिल्डिंग तेरे नाम। तो उन्हें सिक्योर्ड कर दो, क्रेडिटर को सिक्योर्ड। अब उनके पास सिक्योरिटी है, उन्हें पता अगर कंपनी ने पैसा ना चुकाया तो वो सिक्योरिटी को बेचकर रिकवर कर लेंगे, उन्हें चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। पोपली सर तुम्हारे नाम, पोपली बेच रहा है नालायक। थर्ड, ना वो कंसेंट देने को तैयार है, ना ही वो सिक्योरिटी लेने को तैयार है। अब तो फिर कोई और ऑप्शन बनता नहीं है, फिर एक ही ऑप्शन है, पेमेंट कर दो, डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दो। उनकी लायबिलिटी को पेमेंट कर दो। ठीक हो गई इतनी बात? अब सवाल उठा, कंपनी अगर तुम बदतमीजी की तुमने इंतहा कर दी और क्रेडिटर्स को ये ऑप्शन दिए ही नहीं, तो फिर तो लॉ मेकर इसलिए कहते हैं कि रुको रुको रुको, एक और अथॉरिटी है जिसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको? टू सीजी। और सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी सबसे पहले क्या, कि क्रेडिटर का इंटरेस्ट सही तरीके से सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। या तो उनको कंसेंट ले ली गई है, या फिर उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, या फिर उनकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर कंपनी तुमने अगर क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर दिया है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। यानी कि इफ क्रेडिटर्स सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट बस इनके हितों का ध्यान रखने के लिए ही बैठी है कि भाई उनके हितों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, अप्रूवल विद इन 60 डेज, अप्रूवल विद इन 60 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी। समझ आया कॉन्सेप्ट? पेमेंट ना करे तो कंपनी जा ही नहीं सकती, फिर जब तक पेमेंट नहीं करेगी जा ही नहीं सकती। या तो उनके कंसेंट लो, या सिक्योरिटी दो, या पेमेंट दो, तीनों ऑप्शन नहीं है तो जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं आएगी ना तब तक। तभी तो हमने पेच फंसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी तो कंपनी जा ही नहीं सकती, बैठे रहो उसी स्टेट में। फिर
जी लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा। पहला पॉइंट, स्पेशल रेजोल्यूशन shall be passed by members। तो पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, एनी सच ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस shall not have any effect unless it is approved by central government, unless it is approved by central government। थर्ड पॉइंट, central government shall dispose the application within 60 days। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने दिन है डिस्पोज ऑफ करने के लिए? 60 दिन, मतलब एप्लीकेशन 60 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कर देगी। हाउएवर, बिफोर पासिंग द ऑर्डर CG may satisfy itself that any such alteration has the consent of creditor or sufficient provision has been made for discharge of its debts or adequate security has been provided for such discharge। डिस्चार्ज ऑफ डेट, सिक्योरिटी, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर। पढ़ के देखो जी, और पढ़ने के बाद मुझे डन का मैसेज देना। पहले पढ़ लो। सर कंपनी अगर अपना लोगो चेंज करेगी तो उसके वो चेंज ऑफ नेम में आ जाता है। लोगो चेंज करना ना, चेंज ऑफ नेम में आ जाएगा।
आपकी राइटिंग, और भाई इसी राइटिंग ने, हम क्या डब्बा देके पास हुए थे? इसी राइटिंग ने सीए पास करवाई है। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या कह सकते हो तुम बुरी है? तुम ये कह सकते हो कि ये बुरी है? भाई इस राइटिंग की तो कसमें खाई जाती हैं। हो गया कि ना कोई हाँ देता है ना कोई ना देता है। बस ये पोपली है जो बेचारा भटकता रहता है। लास्ट वर्ड, एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सच डिस्चार्ज। यानी आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, इस डिस्चार्ज के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड कर दी है। ले मेरे गले का मंगलसूत्र, ले मेरे हाथों के कड़े, चले। उसके बाद, इसके बाद क्या होगा? बस हो गया काम? नहीं, आरओसी को कौन इन्फॉर्म करेगा? तो आरओसी को बताओ कि ले भाई हम अप्रूवल ले आए हैं। फोर्थ पॉइंट, ये पूरा कोर्स वाईटी पर लोगे, यानी कि यूट्यूब पर। तू ना मुझे टेडी बेयर बना लो, सारा कोर्स यूट्यूब पे दे दूं। वाह, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। हाँ जी, तो फिर तुम पोपली से मिलने क्यों आओगे? कभी भी नहीं आओगे। तुम तो ये कहोगे ना, हाँ ये पड़ा यूट्यूब पे, चले। हाँ, ये मुझे कमाने नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि मेरी लूना के अंदर भी पेट्रोल भरवाया जाए। ये चाहते हैं कि मैं लूना को धक्के मार मार के चलाऊं। छोटी सी लूना है मेरी, पैडल करते हैं लूना। रे पैडल कितना करूं पैडल यार। चले, फोर्थ पॉइंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ। जितने की मेरी लूना है उससे महंगा तो शर्मा सर अपनी जेब में पेन डाल के घूमते हैं। मुझे तो तब पता लगा जब एक दिन साइन करने के लिए उन्होंने पेन निकाला, लेमी का पेन। मैंने कहा सर ये पेन तो मैंने पहली बार देखा है। कहने लगे हाँ लेमी है। मैंने कहा कितने का? उन्होंने कहा बस 2.5 लाख। ये 2.5 लाख के आगे बस लगा हुआ था। लूना, मेरी लूना कितने में आई है? 18,000 रुपए की। लूना क्या होता बताओ? ये बताओ, इसे लूना नहीं पता। ये नालायक कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस सोच रहा होगा। मुझे पता है ये भरे पड़े हैं लड़के अंदर से। अबे गूगल पे डाल लूना। बताओ, वो 2.5 लाख का पेन यहां लटका के घूम रहे हैं। कल मेरी तरफ से उनसे पूछ लेना कि सर वो पेन कैसा है, आजकल चल रहा है क्या, पूछ लेना। वो बता रहे थे पोपली इसमें 3 या 4 पेज ही भरे जाते हैं बस। केवल 3 या 4 पेज लिखने के लिए वो 2.5 लाख रुपए का पेन है। उसके बाद उसमें दोबारा इंक डलती है, कितने की? 10,000 रुपए की। पेन का नाम है लेमी, लेमी। बताओ, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट approving such alteration shall be filed to ROC of each state। लो जी,
दोनों स्टेट के आरओसी को बताओगे, एक स्टेट के आरओसी को क्या कहोगे, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और दूसरे स्टेट के आरओसी को क्या कहोगे, दूसरे स्टेट के आरओसी को कोई गाना ही सुझा दो नालायकों। हाँ आइए, आपका इंतजार था। आरओसी बोलेगा ना वो, तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे आपके फुल कोर्स में क्या पास्ट ईयर के एमटीपी आरटीपी ये सारे कवर होते हैं बेटा। देखो मैं आ गया। हाँ बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, यारो सी है, हसीना है। चलिए, certified copy of the order of the SCG approving such alteration shall be filed by ROC of each state। यानी कि सिमरन अगर बाबूजी को छोड़ के जा रही है तो बाबूजी की भी अप्रूवल लेगी, बाबूजी की स्टेट की भी अप्रूवल लेगी, और राहुल की स्टेट की भी अप्रूवल लेगी। चलिए और आगे बढ़ सकते हैं। एक तो फिर हां नहीं बोल रहे तुम। पांचवा, जिस स्टेट में कंपनी जा रही है, अब वो स्टेट का आरओसी कहेगा ओह आइए आपका इंतजार था, देर हुई अच्छा किसी ने कॉल करके पैसे मांगे तो नहीं है ना अभी, कि पोपली के गाने सुन रहे हो तो पैसे वैसे दे दो, कोई कॉल तो नहीं आया ना अभी तुम्हारे पास। रजिस्ट्रार of state where registered office is being shifted to shall issue a fresh certificate of incorporation। लो जी, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों इशू होगा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताएंगे। कॉल करके एक पैसे दे रहा था, किस लिए, अच्छा क्लास की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए गानों की, ओहो ऐसा हो सकता है। क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि अब दूसरा आरओसी आ गया है, दूसरी स्टेट आ गई है, तो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पिछली क्लास में हमने देखा था क्योंकि आरओसी आ रहा होता है उस स्टेट का, तो फिर अब वो स्टेट ही चेंज हो रही है तो दूसरा आरओसी आएगा, तो इसलिए नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा कि नहीं। ये सर्टिफिकेट भी इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि लॉ का पूरा कंप्लाई कर दिया गया है। सच सर्टिफिकेट shall be a conclusive evidence that all the requirement of this act have been duly complied with। लो जी, क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा, भाई क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा।
चलें आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज होता है खत्म, पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है खत्म। ओके, अब हम आ रहे हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज पे। ओए, अब आ गया ऑब्जेक्ट क्लॉज। भाई साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज ही यही है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? देखो जी, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं दो तरीके के। ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट और एक होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी का जन्म हुआ है। मेन ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी का जन्म हुआ है। से फॉर एग्जांपल, जैसे कोटा वगैरह में अगर मैं बात करूं, जहां आईआईटी के कोर्सेज होते हैं कोटा के अंदर, तो मुझे बताओ कि वहां पे सारे कोचिंग सेंटर का ना एक फीचर है कि अगर आपने खाली कोचिंग सेंटर खोल लिया तो कोई नहीं चलेगा जब तक आप वहां एक और फैसिलिटी ना दो। तो बताइए वो और फैसिलिटी क्या है? हॉस्टल की। तो यानी कि ये जितने कोचिंग सेंटर हैं कोटा के अंदर, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कोचिंग देना। पर वो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में एक और काम कर रहे हैं, यानी कि वो काम करेंगे तभी मेन ऑब्जेक्ट अचीव हो पाएगा। तो वो जो दूसरा काम है वो कौन सा है? हॉस्टल फैसिलिटी। बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये जो हॉस्टल फैसिलिटी है, ये है आपका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। हॉस्टल फैसिलिटी आपका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है और ये जो मेन ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या है? कोचिंग। तो मेन ऑब्जेक्ट के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? एन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद क्या होता है? इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब जो मेन को अचीव करने में मदद करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट विच असिस्ट इन अटेनिंग द मेन ऑब्जेक्ट। वो जो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करते हैं। ओके, तो अब सवाल उठा कि अगर मान लीजिए क्या कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना चाहती है तो क्या कर सकती है क्या? अगर कोई कंपनी अपना मेन ऑब्जेक्ट ही ऑल्टर करना चाहे तो क्या कर सकती है क्या? द आंसर इज कर सकती है। लॉ कहता है, प्रोसीजर है उसका। अच्छा, प्रोसीजर क्या है जरा समझिएगा। पहले यहां तक लिख लिया। चलिए अब समझिएगा जरा। देखो जी, कंपनी अगर तो कर रहे हो आप ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो मैं केस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, कंपनी विच हैज नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस। वो कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, पहली वो कंपनी, और दूसरा वो कंपनी which has issued prospectus, जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है।
तो पहली वो कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, दूसरा वो कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है। ओके, अच्छा, पहले वो कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। प्रोस्पेक्टस क्या होता है वैसे? प्रोस्पेक्टस क्या होता है अभी बात करता हूं। तो भैया ऐसी कंपनियों को तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है भाई साहब, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। मुझे बताओ, रिलायंस की एक कंपनी का शेयर है 2500 रुपए और रिलायंस की दूसरी कंपनी का शेयर है 15 रुपए, तो दोनों में ऐसा फर्क क्यों? धंधे का। एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में लगी हुई है, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो 15 रुपए शेयर है, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस में लोगों का इंटरेस्ट है तो 2500 रुपए शेयर है। मैंने रतन टाटा की कंपनी टाटा केमिकल को पैसे दिए, पैसा लगाया मैंने टाटा केमिकल के अंदर, बट आज टाटा केमिकल का धंधा छोड़ के मार्केट में क्या छोले भटूरे बेचने आ रहा है। अबे छोले भटूरे ही अगर खरीदने थे तो मैं हल्दीराम से ले लेता। टाटा तुम्हारे छोले भटूरे में क्या मतलब स्पेशल तेल होगा? तो लॉ कहता है इसलिए क्योंकि तुमने जिस कंपनी में पैसा लगाया, तुमने मुझसे लॉ पढ़ने के लिए पैसा दिया कि पोपली लॉ पढ़ाएगा। मैं अचानक क्लास में आया और मैंने नृत्य सिखाना शुरू कर दिया तुम्हें। मैंने कहा एक टांग दूसरी टांग के ऊपर लीजिए और यूं करके हाथ लेके खड़े हो जाइए। तुमने कहा सर लॉ पढ़ने आए। मैं कहा ऐसी तैसी कराए लॉ, नृत्य करने आए हम, नृत्य करने शुरू कीजिएगा, बंसी बजाना शुरू कीजिएगा होठों से। बताओ कमाल हो गया, ये क्या सिखा रहा हूं मैं? अबे लॉ के पैसे लिए थे, क्या कर रहा है पोपली? तो यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज होने पे इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं? एक तो कोई हां नहीं बोलता। चलो जी, समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। अरे दीपाक्षी, बड़ी सीधी सी बात है, तुमने टाटा केमिकल में पैसे लगाए, टाटा केमिकल ने तुम्हारे पैसे लेने के बाद तुमने किस लिए लगाए थे? कि टाटा केमिकल इंडस्ट्री में है, बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, तुमने पैसे लगाए। तुम्हारे पैसे लेने के बाद टाटा ने कहा अब हम केमिकल का धंधा बंद कर रहे हैं, अब हम छोले भटूरे बेचेंगे। क्या ये तुम्हारे पैसों के साथ मजाक नहीं हो गया? तो इसलिए मेंबर का इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ कि नहीं? हां, अगर इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ तो कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन, वही लिखा है। परंतु अब सवाल उठा कि अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा और नहीं इशू किया होगा, इन दोनों सिचुएशन में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। क्या लॉ कहता है? देखो जी, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो फिर जो भी आर्टिकल के प्रोविजन है उनको कंप्लाई कर लेना। पर दिक्कत आती है यहां पर, जहां कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब है कि आम जनता ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसी कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है उन्हें हम लोग लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। और ऐसी कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया हुआ उन्हें हम अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। अनलिस्टेड कंपनी में 20, 10, 15, 40, 50, 100, 200 मेंबर हो सकते हैं। लिस्टेड कंपनियों में तो कोई लिमिट ही नहीं है। रिलायंस में 34 लाख मेंबर्स हैं, टाटा में 6 लाख मेंबर्स हैं। बात समझ आई? तो लिस्टेड कंपनियों में लाखों लाखों मेंबर होते हैं। ये जितने नाम आप सुनते हो, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये जिनमें भी आप पैसे लगाते हो, ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं।
जिस भी कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो वो लिस्टेड कंपनी है। बड़ी गहन चर्चा होगी लिस्टेड और अनलिस्टेड पे जब नॉर्मल बैच लगभग अगस्त में 14 तारीख से शुरू होगा, तो बहुत इन डेप्थ चर्चा होनी है तब। चलिए, बट फिलहाल लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसने पब्लिक से पैसा मंगवाया, पब्लिक ने इसे दिया 1000 करोड़। कंपनी का नाम था पोपली गारमेंट्स लिमिटेड। पोपली गारमेंट्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम था। ठीक हो गई इतनी बात। 1000 करोड़ कंपनी ने मंगाए ये कहकर कि हम नए तरीके के गारमेंट्स बनाएंगे। भाई साहब ऐसी ऐसी मशीनें मंगवाएंगे कि कपड़ा ऐसा लगेगा जैसे पहना ही नहीं हुआ। मखमली कपड़ा, मक्खन जैसा कपड़ा लाएंगे हम, ऐसे कपड़े बनाएंगे हम। ओए होए, आई मशीनें, स्पेंड कर दिए 600 करोड़ रुपए, परंतु अभी भी 400 करोड़ रुपए अनस्पेंड था। 400 करोड़ अनस्पेंड था अब। ओ माय गॉड। तो कंपनी ने कहा चलो एक काम करते हैं, स्टील का बिजनेस शुरू कर देते हैं। प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन स्टील बिजनेस। भाई साहब मुझे एक बात बताना, क्या गारमेंट्स और स्टील में, ओए स्टील की स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो गई, हाँ जी, क्या गारमेंट और स्टील में कहीं कोई रिलेशन है? क्या गारमेंट और स्टील में कहीं कोई रिलेशन है? नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि पहले कंपनी कच्छे बनाती थी अब कंपनी स्टील के कच्छे बनाएगी। स्टील के कच्छे बनेंगे? शिव शिव शिव। तो कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है। एक तरफ कहां गारमेंट, दूसरी तरफ स्टील, तो बिजनेस ही चेंज हो गया पूरा। तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए? यहां तक नोट कर लिया? आयरन मैन क्या स्टील का कच्छा पहन के घूमता है? एक मिनट रुकना जरा, मैं बैटरी चेंज कर लूं अपनी अपनी मतलब माइक की। मैं बिना बैटरी के ही चलता हूं। चलो जी, तो पब्लिक से 1000 करोड़ मंगाया, स्पेंड किया 600 करोड़, अनस्पेंड अभी भी 40 करोड़ 400 करोड़ है। ये प्रपोज किया गया कि ये 400 करोड़ से हम स्टील का बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा, स्टील का बिजनेस शुरू करते हैं। चलो जी, एक रियल लाइफ एग्जांपल दो किसी कंपनी का। सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल बिरला ग्रुप की कंपनी है बेटा। इस कंपनी ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि हमारा सीमेंट का बिजनेस है, बट सीमेंट से अब हम चेंज कर रहे हैं बिजनेस, सीमेंट बिजनेस खत्म करके अब हम रियल एस्टेट में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा यहां पर सुनकर, आगे बढ़े। चिंता मत कर, जहां पर रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देना होगा वहां दूंगा, चिंता मत कर। वैसे तू हर जगह भी मांग सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां कॉर्पोरेट सीरीज तभी चला रहा हूं इतने साल से। प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन द स्टील बिजनेस। कंपनी स्टील बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रही थी। अब सुनिएगा, परंतु ये जो अब एग्जांपल दिया ना यहां पर पोपली इंडस्ट्रीज वाला, ये कभी भूलेगा नहीं। स्टील के कच्चे ये हमेशा याद रहेंगे, तो इसलिए एग्जांपल ऐसा दिया यहां। अब सुनिएगा सुनिएगा, कहां गया, वापस गया कहां? हाँ, अब देखो जी, कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाह रही है स्टील बिजनेस में तो एसआर पास होगा। यस,
रिक्वायरमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या होगा? देखो जी, मेंबर से पूछा गया बताओ जी कौन कौन फेवर में है? 8 लाख शेयर्स ने कहा हम फेवर में हैं। बाय गॉड। अगेंस्ट में कितने आए? 1,80,000 शेयर्स अगेंस्ट में आए। 20,000 शेयर ऐसे ढक्कन थे कि उन्होंने वोट ही नहीं डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ? हो गया पास? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब? दिक्कत तो नहीं है, मगर लॉ कहता है हुआ गलत है। हुआ गलत है भैया, बड़ी सीधी सी बात है। ये उन लोगों के साथ गलत है जिन्होंने ये सोच के पैसा लगाया था कि कंपनी किसमें है? गारमेंट्स के बिजनेस में है। और अगर इन्हें स्टील का बिजनेस पहले पता होता तो शायद ये कंपनी में पैसा ना लगाते, क्योंकि स्टील की कंपनियों में पैसा लगाना था तो ये लगाते कहां लगाते? टाटा स्टील में लगाते, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगाते, ऐसी कंपनियों में लगाते। कंपनी तुम्हारे यहां क्यों लगाते? जिंदल स्टील में लगाते, टाटा स्टील में लगाते, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में लगाते, तुम्हारे पास क्यों लगाते? तो इनके साथ हुआ तो गलत है। यह आम जनता है, आम जनता जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। लॉ ने कहा वो लोग जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया है उन सबको हम कहेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या नाम दिया जाएगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। और इन सभी के सभी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एक सम्मानजनक विदाई दी जाएगी जिसे हम कहते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एक बड़ा अच्छा प्राइस पे करके इनको टाटा बाय बाय किया जाएगा जिसे हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। एग्जिट अपॉर्चुनिटी किस प्राइस पे दी जाएगी? उस प्राइस पे जो कि सेबी डिसाइड करेगा, एज पर सेबी। अब ये सेबी कैसे डिसाइड करता है? इसके लिए सेबी की गाइडलाइंस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं। सेबी कहता है पिछले 52 हफ्ते का, यानी कि पिछले 1 साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है वो पे होगा। यहां तक डन का मैसेज दीजिएगा। इसके अलावा कंपनी, यही वाली कंपनियां, यही जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट कहां पर? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्लस एक वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर में, जहां पर वर्नेक्युलर तुम्हें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम ये चेंज क्यों करने जा रहे हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज। लो जी, क्या मैं कह सकता हूं क्लियर है कि ना कोई हां देता है ना कोई ना देता है? वर्नेक्युलर मतलब लोकल। यस, हटा दूं कि ना कोई हां देता है ना ना देता है। लो जी, तो आइएगा प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखते हैं। प्रोसीजर पहला, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट by company which has not issued prospectus
वो कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, वो कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, तो मैं कह सकता हूं कि एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज shall be as per provisions of article of company। तो कोई भी ऑल्ट्रेशन कैसे होगा? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज शैल बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ कंपनी। बताओ जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? सेकेंड पॉइंट, बे हां तो बोलो नालायको, हां तो बोलो। Alteration of object by company which has issued prospectus। वो कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है, वो कंपनियां जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है, वो क्या करेंगे? जी, तो लिखेगा एनी कंपनी विच हैज issued, which has raised money from public through prospectus and still has any लिखो जी, 1 मिनट लिखो, आगे बढ़े। ये तो ऐसा हो गया कि बोला गया कि ऐश्वर्या राय बहू है, मगर वास्तव में जया बच्चन निकली। भाई साहब, गलती से भी जया बच्चन ने सुन लिया ना, तो मैंने तो उन्हें हमेशा क्रोध में देखा है। नालायक। नोरा का कॉल था, हां नोरा का कॉल था, बुला रही थी, कह रही थी पोपली आई हुई हूं दिल्ली, हो सके तो मिलने आ जाओ। हो गई, मिल गई शांति। तुम्हें क्या लेना देना है? नोरा का फोन था, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। चलिए, एनी कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड। बताओ, क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या? अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज्ड, यानी कि पैसा रेज किया मगर अनयूटिलाइज अमाउंट अभी पड़ा है। अच्छा निधि, वैसे उसका प्रोसीजर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, उसके लिए कोई एसआर वगैरह नहीं होता, उसके लिए केवल रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसका प्रोसीजर तुम्हारे स्टडी में है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तभी नहीं लिखवाया। चले, यहां तक लिख लिया। एक तो तुम हां नहीं कह रहे, लिख लिया। आगे लिखेगा शैल नॉट चेंज its object unless पहला special resolution
has been passed in journal meeting. La 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 la. Second point. Dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit in accordance with SEBI regulations. समझ आया या चलक गया? थर्ड पॉइंट, डिटेल with respect to such a resolution shall be published in newspaper, one in English and one in vernacular language. Which is in circulation at a place where registered office is situated and shall also be placed on website, if any. And shall also be placed on website if any. अच्छा, एक बात बताओ, वेबसाइट पे डालना जरूरी है क्या? वेबसाइट पे डालना जरूरी है क्या? नहीं। इसका मतलब है अगर वेबसाइट है तो डाल दो, नहीं तो जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है वेबसाइट इफ एनी। मगर भाई साहब एक बात ध्यान रखना, कोई भी चेंज जो आपने किया है वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि एसआर की कॉपी आप आरओसी के पास जमा नहीं करा देते। अदर रिक्वायरमेंट्स, पहला, copy of special resolution specifying such alteration shall be given to ROC. नेक्स्ट पॉइंट, आरओसी क्या करेगा? आरओसी shall certify the registration
within 30 days from filing of स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी इस चेंज को सर्टिफाई करेगा। वो एक तुमने सीरियल देखा था जिसमें वो मैडम पूछती है, वो जो एक सासू मां पूछती है, बोल बोल जल्दी बोल, रसोड़े में कौन था? राशि। राशि थी? गोपी बहू थी? कौन था रसोड़े में? जल्दी बोलो। ये देखा कि नहीं है तुमने ऐड? और जैसे ही हमारे हिंदी सीरियलों की ना एक खास बात होती है, एक ना टाटा का एक चैनल है, वो पाकिस्तानी सीरियल आते हैं भाई साहब। सीरियल देखो सही लगता है, मतलब वो शुरू हुआ सीरियल 15-20 दिन का सीरियल होता है, 15-20 दिन में सीरियल खत्म। यहां मैं देख रहा हूं एक सीरियल था दिया और बाती हम, और पता नहीं कौन सा है यार वो सीरियल, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा। ओ भाई साहब ये तो चली जा रहा है यार, चली जा रहा है। कसौटी जिंदगी की, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अबे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए हैं यार, ये सीरियल ही खत्म नहीं हो रहा। पवित्र रिश्ता, बाय गॉड। यहां तो अच्छा, हमारे सीरियलों का अंत बड़ा प्यारा होता है। जिस दिन में एंड करना हो ना, जैसे ही एंड करना हो तो क्या होगा, कोई दरवाजा खोलेगा, सामने कोई खड़ा होगा, जिसने दरवाजा खोला है वो यूं करेगा, ओ क्या हुआ पता नहीं, अगले सीरियल में देखेंगे। पहले सबकी शक्लें दिखाएंगे, डिश डिश डिश, ऐसे करके खत्म करते हैं। मैं पाकिस्तानी सीरियल कभी कभी देखता हूं भाई साहब, 15-20 दिन में सीरियल करके निपटा के खत्म करते हैं वो। कोई सस्पेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, जेन्युइनली जिंदगी दिखाते हैं, खत्म कर देते हैं वो। यहां तो बस ड्रामे ही चलते रहते हैं, ड्रामे ही चलते रहते हैं। हाँ वो अच्छे भी होते हैं, मैंने देखा है। मेरे घर पे मेरी माता जी ये देखते हैं आजकल पाकिस्तानी सीरियल। कह रहे अंत तो होता है, पता तो लगता कुछ। चलिए, सीसीडी क्या बैंक्रप्सी के अंदर नहीं आई? सीसीडी की सब्सिडरी बैंक्रप्ट हुई है। थर्ड पॉइंट, नो ऑल्ट्रेशन। तो मैं रसोड़े का एग्जांपल इसलिए ले रहा था क्योंकि आज की क्लास भी सस्पेंस पे ही छूटेगी। कैसे देखते हैं। नो ऑल्ट्रेशन मेड अंडर दिस सेक्शन shall have any effect unless it has been registered by ROC। ये जरा अदर रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ लेना और फिर मुझे डन का मैसेज देना। फिर मैं अब रसोड़े वाला एग्जांपल दे रहा हूं। जरा पढ़ने के बाद डन का मैसेज दे दो मुझे। अब सुनना जी हुआ क्या। पहले बोलो, डब्बा है डब्बा, पोपली कटी हुई डब्बा। लो जी, कंपनी का नाम पोपली गारमेंट्स लिमिटेड।
existing object, garments, new object, स्टील, आपस में कोई लेना देना नहीं, ओके यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। ये लो जी, यहां पे एसआर पास हुआ, पास्ड बाय मेंबर्स, यहां पर कॉपी ऑफ एसआर जमा हुई टू आरओसी, यहां पर आरओसी ने इशूड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया है, आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया है। ठीक है जी, तो पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर कॉपी ऑफ एसआर जमा हुआ आरओसी को, फिर आरओसी ने इशू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो डेट डालते हैं 1 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023। मेरा सवाल आपसे पहला, कंपनी स्टील का बिजनेस किस दिन से कर सकती है? कंपनी स्टील का बिजनेस किस दिन से शुरू कर सकती है? पहला सवाल बताइए जी फटाफट। स्टील का बिजनेस किस दिन से शुरू हो सकता है? द आंसर इज, ध्यान से पढ़ो, अदर रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो अदर रिक्वायरमेंट। उसमें लिखा है कि जिस दिन आरओसी रजिस्टर्ड करेगा तब से, यानी कि 31 जनवरी और उसके बाद, 31 जनवरी और उसके बाद। क्लियर? कंपनी को इतनी आग लगी पड़ी थी कि 25 जनवरी को ही कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टील। आपकी नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, ये फटाफट बताइए। आपकी नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट वी फॉर वैलिड या आई फॉर इनवैलिड? दिस इज वॉइड। इनवैलिड और वॉइड में फर्क क्या होता है? इनवैलिड का मतलब होता है जिसे बाद में वैलिड बनाया जा सके, बट वॉइड का मतलब होता है भाई साहब ऐसी तैसी कराओ, इसे वॉइड को वैलिड बनाया ही नहीं जा सकता, तो ये वॉइड है, वॉइड। ओके, क्यों? एज दिस इज बियॉन्ड पावर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि ये कंपनी की पावर्स से परे है, क्योंकि ये कंपनी की पावर्स से परे है, इसलिए बियॉन्ड को हम लैटिन में कहते हैं अल्ट्रा और पावर्स को कहते हैं वायर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी है। ये वॉइड होगा, इसे वैलिड बनाया ही नहीं जा सकता। समझ आया या चलक गया? बोलो जी बोलो, समझ आया? तो वॉइड और इनवैलिड में फर्क मालूम हुआ? चले, तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को कॉर्पोरेट न्यूज दोबारा आएगी, देखिएगा और ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा अपना। मैं बताता रहता हूं तभी कि ये सीए इंटर में आएगा टॉपिक, ये सीए फाइनल का टॉपिक है, मैं लिंक करवाने की कोशिश करता रहता हूं, तो देखिएगा। कॉर्पोरेट न्यूज कहां आती है? केवल डाल दो गूगल पे सी अमित पोपली प्लस कॉर्पोरेट न्यूज, तुम्हें पता लग जाएगा।
हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आती है, अमित पोपली की यूट्यूब चैनल पे आती है, तो वहाँ आप देख सकते हो। बट अपडेट करते रहना अपने आप को, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना। हाँ जी, यूट्यूब पे आती है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम अभी खोलना है मुझे, टेलीग्राम तुम्हारा ओपन नहीं किया मैंने। चलो अगली क्लास में टेलीग्राम भी ओपन करवाते हैं, ठीक है, थैंक यू। क्लास के नोट्स अपलोड कर दो। ये विकास, ऐसा तो गलत बात है, ये तुम क्लास के नोट्स लिख भी नहीं रहे मेरे साथ। बेटा इतना कंफर्ट जोन में मत बैठ, लिखने की कोशिश कर क्लास के साथ। चलिए, अब मेरे पास अभी यूट्यूब चैनल नहीं है ना, मैं यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल नहीं है ना, कल से अगली क्लास से अपलोड करवाता हूँ, अगली क्लास से करवाता हूँ, अगली क्लास में टेलीग्राम खुलवाता हूँ तुम्हारा। चलो, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।